Hello students, कैसे हो आप सब? I hope you are doing well with your online session. Okay, so today lecture is about the uses of concave mirror. तो previous classes में हम लोग पढ़े थे कि concave mirror के केस में आपका image formation कैसे होते हैं. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और उसके रे डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अपने दिमाग में ये बैठा लिए होंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहने से आपका इमेज का पोजीशन कहाँ होता है एंड आपके ऑब्जेक्ट का साइज नेचर सब कुछ अच्छे से याद कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हो तो बहुत जल्दी याद कर लो, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो उन सारी चीज़ों में वो सब चीज़ों की ज़रूरत होगी. अगर वो सब चीज़ें आप लोग याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे. सो now start our today topic which is uses of concave mirror. concave mirror को हम लोग किस किस केसेस में यूज करते हैं. okay, so first point is concave mirror is used by the dentists. okay, concave mirror को डेंटिस्ट यूज करते हैं. तो concave mirror को डेंटिस्ट किस बेसिस पर यूज करते हैं? देखो, concave mirror के इमेज फॉर्मेशन के टाइम में हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जैसे कि जब आपका concave mirror में ऑब्जेक्ट जब आपके पोल एंड फोकस के बीच में रहता था, ऑब्जेक्ट जब आपका पोल एंड फोकस के बीच में रहता था, आपका इमेज क्या होता था? मैग्नीफाइड इमेज होता था आपका, मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट. ओके, ये वाला प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग पढ़े हो. तो डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, concave mirror को इसी प्रॉपर्टीज को ही वो लोग भी यूज करते हैं टू एग्जामिन द टीथ ऑफ ए पेशेंट. ओके, पेशेंट की टीथ वगैरह को चेक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, concave mirror को यूज करते हैं. और आप लोग देखे होंगे वो लोग बहुत छोटा सा मिरर पकड़े रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, पूरे दांत के पास लेके चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस टीथ का एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से वो लोग देख सके कि उसमें क्या डिफेक्ट है और उस चीज को क्योर कर सके. तो इस वजह से डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हमारा concave mirror के फेनोमेनन को यूज करते हैं. वो लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूरा पास में ही लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में ही लेके जाते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है. अगर वो केस में नहीं होगा, अगर वो लोग और ज़्यादा दूर में रखेंगे तो हम लोग को कौन सा इमेज फॉर्म होगा, एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा. यानी एक इन्वर्टेड इमेज अगर फॉर्म हो गया देन वो लोग सही तरीके से उस चीज़ को चेक नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट. देन सेकेंड और भी यूज होता है आपके डॉक्टर्स हेड मिरर के केस में यूज होता है. डॉक्टर्स अपने हेड मिरर के केस में क्यों यूज करते हैं, देखे होंगे कभी कभी डॉक्टर्स यहाँ पर एक मिरर लगाए रहते हैं. क्यों लगाए रहते हैं? क्योंकि जब उनकी क्लिनिक में जो लैंप वगैरह जल रहे होते हैं, वो लोग एक लैंप को जलाते हैं, उस लैंप से जो रे ऑफ लाइट आती है, रे ऑफ लाइट जब आकर concave मिरर में आके इंसिडेंट होती है, वही रे ऑफ लाइट जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आके concave मिरर पर स्ट्राइक करती है, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है. ये रूल आप लोग को याद है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होकर आती है वो कन्वर्ज हो जाती है एट द फोकस, जिसकी वजह से वो सही तरीके से जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उनको चेक करना रहता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को चेक करने के लिए, उन्हें और ब्राइटेड करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने हेड पर एक मिरर लगाए रहते हैं. ओके, और आपकी चीज़ों में यूज होता है, जैसे सोलर फर्नेस वगैरह हो गया, उस केस में भी यूज होता है. सोलर फर्नेस क्या होता है, नॉर्मली बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह ये चीज़ को यूज करते हैं. सोलर फर्नेस नॉर्मली क्या होता है कि आपका एक ऐसे बिल्डिंग होता है, जैसे कि इस शेप का कुछ एक बिल्डिंग होगा, देन उस बिल्डिंग का जो शेप रहता है वो ऐसे कुछ रहता है. यहाँ पर बहुत सारे मिरर्स लगे रहते हैं, यहाँ पर concave मिरर्स लगे रहते हैं, और यहाँ पर एक होता है आपका पावर स्टेशन. ओके, यहाँ पर आपके पावर स्टेशन होते हैं, और यहाँ पर कुछ कुछ हम लोग प्लेन मिरर्स वगैरह भी लगाए रहते हैं. ये हम आपको सोलर फर्नेस के बारे में बता रहे हैं कि सोलर फर्नेस एक्चुअली होता क्या है. तो क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर कुछ कुछ ये हो गए आपके प्लेन मिरर्स, ये हो गए आपके प्लेन मिरर्स, और ये जो बिल्डिंग बना रहता है वो टोटली आपका बना रहता है concave मिरर से. उसका जो आउटर सरफेस रहता है वो एक concave सरफेस की तरह रहता है, और ऐसे एक पैराबोलिक टाइप का बना रहता है, और ये हो जाता है आपका पावर स्टेशन. तो जब रे ऑफ लाइट आता है सन से, ओके, सोलर मतलब तो समझ रहे होगे, सन से जो रे ऑफ लाइट आते हैं वो ऐसे पैरेलल होते हुए आते हैं एंड स्ट्राइक करते हैं इस concave सरफेस में, जो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस कहाँ पर होती है, हमारी पावर स्टेशन में जाकर फोकस होती है. वैसे ही प्लेन मिरर यहाँ पर क्यों यूज करते
प्लेन मिरर में जब रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करती है वो उसी एंगल से, उसको कुछ इस एंगल से प्लेन मिरर को सेटअप किया जाता है कि जो एंगल से जब सन का रे ऑफ लाइट आता है एंड प्लेन मिरर पर आके स्ट्राइक करता है, ये जो प्लेन मिरर है ये भी क्या करती है, अपनी रे ऑफ लाइट, जो सन की रे ऑफ लाइट भेज देती है आपकी कनकेव मिरर के सरफेस में। और ये भी जब कनकेव मिरर के सरफेस में जब आते हैं, ये भी सारे रे ऑफ लाइट हो जाते हैं आपके फोकस कहाँ पर, पावर स्टेशन में। तो ये हो गया पावर स्टेशन, जहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जनरेट होता है बाय द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की वजह से ये पावर स्टेशन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और टेम्परेचर जनरेट होता है, जो जिस चीज़ को इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारे पर्पज के लिए, बहुत सारे काम के लिए वो लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया सोलर फर्नेस का कॉन्सेप्ट। और किस किस चीज़ों में यूज होता है आपका कनकेव मिरर, जैसे कि आपका सेविंग मिरर हो गया, मेकअप मिरर के केस में भी हो गया आपका कनकेव मिरर यूज होता है। सेविंग मिरर, सेव करने के टाइम में, जब सेविंग करने के टाइम में क्या रहता है, सेविंग करने के टाइम में हम लोग को एक अपना बड़ा सा इमेज देखने के लिए, या मेकअप करने के टाइम में एक बड़ा सा इमेज देखने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, तो सेविंग मिरर हो गया, उसके बाद मेकअप मिरर के केस में हो गया, मेकअप मिरर के केस में भी हम लोग कनकेव मिरर को यूज करते हैं। देन थर्ड पॉइंट आपका कनकेव मिरर यूज होता है आपके टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गए, कार्स वगैरह के जितने भी व्हीकल्स वगैरह हो गए उनके हेडलाइट्स वगैरह में आपके कनकेव मिरर का यूज होता है। तो वहाँ पर आपके कनकेव मिरर का कैसे यूज होता है, किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वहाँ यूज होता है। आप लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पर रहता है, जो इमेज बनता है वो इंफिनिटी होता है एंड वो क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड, इट इज हाईली मैग्नीफाइड। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रहता है उस टाइम इमेज आपका इंफिनिटी पर बनता है, जो कि हाईली मैग्नीफाइड होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जब हम लोग टॉर्च वगैरह में, तो टॉर्च और हेडलाइट्स वगैरह में नॉर्मली क्या होता है, उनका जो सरफेस रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर बल्ब रहता है, अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर एक बल्ब रहता है, तो ये हो गया आपका कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको हम लोग पॉलिश सरफेस बोल देते हैं। तो जो बल्ब होता है उसको कॉनकेव का फोकस पॉइंट में रखा जाता है। कॉनकेव मिरर का ये वाला जो कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट जहाँ पर होता है, उसी फोकस पॉइंट को वहाँ पर क्या किया जाता है, एक छोटा सा बल्ब रखा जाता है। छोटा सा बल्ब रखने की वजह से जो लाइट होती है, जो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, लाइट जब हम लोग को पता है कनकेव मिरर के केस में जब लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाती है, पैरेलल होके निकल जाती है। तो ये जो रे ऑफ लाइट होती है, ये सारे रे ऑफ लाइट क्या हो जाते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट होने की वजह से और इन्फिनिटी में इमेज फॉर्मेशन होने की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को भी देख पाते हैं। जैसे कि गाड़ी वगैरह में जब हम लोग लाइट्स वगैरह जलाते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि उसमें इस फेनोमेनन को हम लोग यूज करते हैं। बल्ब को रखते हैं फोकस पर, बल्ब को फोकस में रखने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलती है, जो कि आपके इन्फिनिटी में जाके इमेज फॉर्मेशन करती है, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट वहाँ पर फॉर्म होता है। सो द कनकेव मिरर आर यूज इन केस ऑफ द सर्च लाइट, इन केस ऑफ द हेडलाइट्स और इन केस ऑफ द टॉर्चेस। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद और कहाँ पर यूज होता है, और आपका यूज होता है जैसे कि घरों में देखे होंगे, घरों में जो आपका हो जाता है, जो डिश टीवी एंटीना वगैरह लगे रहता है छत के ऊपर, आप लोग देखे होंगे, आपका जिस घर में डिश टीवी हो या टाटा स्काई हो, जो भी हो, डिश टीवी एंटीना वगैरह आपका किस शेप का होता है, आप लोग कभी मार्क किए हो, जो वो जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जो आपकी नॉर्मल छत वगैरह में ऐसे लगे रहते हैं, वो आपका इस शेप का होता है। तो ये कनकेव डिश के तरह काम करता है, एक कनकेव रिफ्लेक्टर के तरह काम करता है। तो ये जो डिश टीवी एंटीना होता है, उसके सामने ऐसे कुछ एक छोटा सा चीज़ लगे रहता है ऐसे, और इसको कोई एक स्टैंड से यहाँ पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो डिश टीवी एंटीना के केस में कनकेव का फेनोमेनन कैसे यूज होता है, जब आपकी सैटेलाइट से जब टीवी सिग्नल्स वगैरह आते हैं,
जब आपके सैटेलाइट से टीवी सिग्नल्स वगैरह कुछ इस तरह से आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो आपके डिश टीवी एंटीना में आके स्ट्राइक कर रहा है। वो जो पैरेलल सिग्नल्स जब हमारे डिश टीवी एंटीना में आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएंगे, उसके फोकस पर जाएंगे। तो वही सेम फोकस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिग्नल डिटेक्टर को फिक्स करते हैं। सिग्नल डिटेक्टर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे एंटीना के सीधे में इस तरीके से एक चीज लगे रहता है, जैसे कि लगता है कि जैसे एक छोटा सा माइक है, ठीक है, छोटा सा माइक है, छोटा सा स्पीकर टाइप का एक चीज लगे रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल डिटेक्टर, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये सारे जो रे ऑफ लाइट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं फोकस में आपका कन्वर्ज। ये जो जितने भी सारे सिग्नल्स हो गए वो आपके फोकस में जाके कन्वर्ज हो जाते हैं। फोकस में कन्वर्ज होते हैं, दैट मीन्स डिटेक्टर में जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने टीवी देखते वक्त हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है और अच्छे से सिग्नल्स भी आते हैं। तो ये फेनोमेनन हम लोग डिश टीवी एंटीना वगैरह में भी यूज करते हैं। सो कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो उसको ब्रीफली और एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं कनकेव मिरर के केस में। ओके, सो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, फर्स्ट used as saving mirror to see a large image of the face, used by the dentist to see the large images of the teeth of the patients, used in torches, headlights and searchlights, used in doctor's head mirror to focus the light of the lamp to see the images or to see the parts of the body of the patients. Okay, then fifth number, concave dishes are used in the dish TV antennas and sixth number used in solar furnace. तो ये सारे बेसिक्स यूजेस हो गए आपके कनकेव मिरर के। तो अभी कनकेव मिरर का जो पोर्शन होता है वो कनकेव मिरर का पोर्शन तक खत्म हो जाता है। तो कनकेव मिरर के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं कन्वेक्स मिरर के केस पर। So here is the first numerical. A concave mirror has focal length 10 cm. Where should an image be placed in front of this concave mirror so as to obtain image which is real inverted and same size as the object? Please note down this question. Okay, so understand this question. A concave mirror has focal length 10 cm. concave mirror को ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। ये हो गया आपके concave mirror, ये हो जाता है आपका फोकस, ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज योर पोल। सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो डिस्टेंस हो गया पोल और फोकस के बीच में 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन द इमेज विच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया गया है कि इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, इमेज के नेचर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अब इमेज के नेचर के बारे में पढ़ो, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर के किस केस में आपका इमेज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है? Now the answer is when the object is at the center of curvature. जब आपका जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, तब आपका जब इमेज होता है वो होता है रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। तो क्या पूछा गया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव मिरर, ओके, सो as to obtain an image which is real inverted। so हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, कभी भी आप लोग डिस्टेंस मेजर करो किसी भी चीज़ का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करो या इमेज का डिस्टेंस मेजर करो, कभी भी डिस्टेंस मेजर करने के टाइम में ये याद रखना कि हम लोग हमेशा डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल पॉइंट। पोल पॉइंट से ही हम लोग हमेशा डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब देखो कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको गिवन में दे दिया है, पोल और फोकस के बीच में आपका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ पहले ही बताए थे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है फोकस। दैट मीन्स पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस है आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी डिस्टेंस क्या रहेगा, उतने ही सेम रहेगा। बिकॉज आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है पोल से, वो होता है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। दैट मीन्स 2 × 10 विच इज 20
सेंटीमीटर। सो पोल से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 20 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the 20 centimeter in front of the concave mirror. Okay, so ये वाला बहुत अच्छे से समझ लिए। देन नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल करते हैं। An object is placed at a distance of 15 centimeter from the concave mirror of focal length 10 centimeter. Note down this question also. An object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the nature of the image? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बता दिया गया है, आपको पूछा गया है इमेज का नेचर क्या है। तो हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप लोग बेटर होगा कि उसका रे डायग्राम फर्स्ट कर लो। तो रे डायग्राम एक करते हैं। यहाँ पर हो गया आपका पोल, यहाँ पर हो गया आपका फोकस, यहाँ पर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस से जो डिस्टेंस होता है वो हो गया है आपका 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा, हम ये जानते हैं। देखो यहाँ से इतना हो गया 10 सेंटीमीटर और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इन बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के बीच में ही आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट हो गया वो हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रह गया इसके मिड पॉइंट में, इट इज in between the focus and the center of curvature. So what is the nature of the image? इमेज का नेचर क्या होगा। अब देखो हम लोग ये प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज को याद करो कि आपका जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता था तब आपका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता था, आपका इमेज जो फॉर्म होता था वो होता था आपका बियॉन्ड सी। ओके, सो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा आपका बियॉन्ड C, that means beyond the center of curvature, and beyond the center of curvature कहीं यहाँ पर फॉर्म होगा and it is real, inverted and what size is enlarged or magnified. So the image is beyond C, real, inverted and enlarged. तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा, अगर यहाँ से इतना पोजीशन हो जाता है 20 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब 20 सेंटीमीटर के पीछे ही कहीं, मतलब मान लो कि 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है लगभग वही 25 सेंटीमीटर के आसपास फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद उसका इमेज का नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर you faced in case of the concave mirror. So next topic is what is the image formation in case of the convex mirror and what are the rules for the image formation in case of the convex mirror. Okay, so image formation in case of the convex mirror. So rule number 1 for the image formation in case of the convex mirror. concave mirror के केस में हम लोग 4 रूल्स जैसे पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग 4 रूल्स पढ़ के उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। So rule number 1, when a ray of light which is parallel to the principal axis which is appears to be coming from its focus after reflection from the convex mirror. तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि जब आपका एक कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में आपका ये जो बल्जिंग वाला पार्ट होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जब एक रे ऑफ लाइट आपका इंसिडेंट कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर में, दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज ए बी एंड हियर इज द फोकस, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द mirror. So after reflection you know that the properties of the convex mirror that it diverges the ray of light. So it get diverge, okay, it get like this, okay, ये हो जाएगा आपका diverge in the direction of the B D, okay, वो क्या हो जाएगा आपका diverge हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस एंगल से वो इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मल के साथ उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बट हमें यही अगर हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं
तो हम लोग को वही लगेगा कि आपका जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मे बी इट अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पर्सन यहाँ से उस रे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, दैट मीन्स उसको वही लगेगा कि एक रे ऑफ लाइट आपका फोकस से निकलते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल हुआ विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्ट होता है देन वो एक एंगल में, ऐसा एंगल में रिफ्लेक्ट होता है कि अगर हम लोग उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, हम लोग को वही लगेगा दैट इट appears to be coming from its focus. Okay, man, this line that appears to be coming from its focus. This one is the first rule in case of the image formation of the convex mirror. Then move to the second rule. So rule number 2, which is a ray of light going towards the center of curvature of the convex mirror is reflected back along the same path. कनकेव मिरर के केस में भी यही होता था, जब आपका एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से देके पास करता था एंड स्ट्राइक करता था आपके मिरर के सरफेस को, नॉर्मली जब स्ट्राइक करता था वो वही सेम पाथ में ही रिफ्लेक्ट कर जाता था। बट यहाँ पर भी वही सेम केस है, बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। जैसे कि एक रे ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक कर रहा है मिरर के सरफेस पर, मिरर के सरफेस पर जब स्ट्राइक कर रहा है हम लोग को यही लगता है कि जो ये रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही जा रही है। तो जो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है वही सेम पाथ में ही रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल इंसिडेंस। जब कब वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट करता है वो चीज़ हमेशा याद रखना कि जब नॉर्मल इंसिडेंट होता है तभी आपका एक रे वो रिफ्लेक्ट करता है अलोंग द सेम पाथ। ओके, तो ये चीज जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका ए बी रे, ओके, ए बी अगर हो गया आपका इंसिडेंट रे तो बी ए हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। बट अगर कोई लेफ्ट साइड में कोई भी खड़ा हुआ है उसको वही लगेगा जो रे ऑफ लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2 फॉर द कन्वेक्स मिरर। देन मूव टू द रूल नंबर 3 फॉर द कन्वेक्स मिरर। सो इट इज rule number 3. When a ray of light going towards the focus of a convex mirror become parallel to the principal axis after reflection. Okay, तो जब आपका एक रे ऑफ लाइट फोकस के तरफ जा रहा है, कनकेव मिरर के केस में भी पढ़े थे कि फोकस से द रे ऑफ लाइट आपका पास करते हुए जाता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाता है विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही केस है, जब आपका रे ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक करता है आपके कन्वेक्स मिरर के सरफेस में और हम लोग अगर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें हम लोग को यही लगता है कि वो फोकस की तरफ जा रहा है। अगर उस तरह से कुछ रे ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक करता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी आपका रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट द मिरर towards the focus then after reflection it is parallel with the principal axis. So AB here is the incident ray and BD is the reflected ray. Okay, then the rule number 4. Rule number 4 में क्या होता था, जब आपका ray of light पोल पर इंसिडेंट करता था देन उस केस में आपका क्या होता था, वही सेम एंगल से, जैसे कनकेव में था वैसे ही कन्वेक्स में भी है। जब आपका रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट करता था उसका रिफ्लेक्टेड रे वही सेम एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट कर जाता था। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 4. So these are the basic rules for the image formation in case of the convex mirror. So in next class we study about the image formation in the convex mirror. So जितना भी आज के लिए पढ़ा लिए आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को देख लो, रूल्स वगैरह को अच्छे से देख लो और मस्ट आप लोग अपने बुक्स वगैरह को देखना छोड़ो मत। आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो, रेफरेंस बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को उस बुक्स वगैरह में भी देखो कि क्या चीज़ें लिखे गए हैं, कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाते हैं व्हाट आर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।